क्या है? एक्सपेंडिचर पर वैसे खर्चे होते हैं जो फ्यूचर में बेनिफिट देने वाले, और जो हो चुका है जिसका बेनिफिट हमने कंज्यूम कर रखा है वो क्या हुआ? जिसका बेनिफिट हमने कंज्यूम कर लिया वो नहीं है एक्सपेंडिचर? क्या बताओ तो सही। अरे वो कुछ कह रही है वो। ओके। हाँ, और एक्सपेंस? ये लाइक नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंस। इस पे मैं एकदम फोकस करके बताया था, याद रखना, ये सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको लेके। याद है? याद है? एकदम याद हो, डायरेक्ट एक ही जवाब है। नहीं सर, आप पढ़ाइए सर बस। सुनिए भाई, एक्सपेंडिचर मैंने क्या बताया था कि हम किसी भी क्या कहते हैं, कोई भी इनकम अर्न करने के लिए, समझिएगा, कोई भी इनकम अर्न करने के लिए या कोई भी एसेट्स को अपने पास लेने के लिए, मतलब ओनरशिप, उसका राइट लेने के लिए, लाइक परचेज वगैरह करने, जो भी हम कॉस्ट पे करते हैं वो सारा का सारा क्या होता है हमारा एक्सपेंडिचर। भले उसका हमने अभी यूटिलाइज करा है या नहीं करा है, जिसको भी हमने पे कर रखा है वो हमारा सारा का सारा हो गया एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंस क्या हो गया? अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। एक क्या है ये? एक्सपेंडिचर का वो पार्ट जिसको हमने ऑलरेडी कंज्यूम कर रखा है। लाइक हमने कोई टेबल खरीदा, 10,000 का हमने टेबल खरीदा, तो ये 10,000 पे अब लेट सपोज अगर ये 10 साल चलने वाला तो 10% के रेट से हम डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, है कि नहीं? तो इस साल हमारा कितना जाएगा डेप्रिसिएशन? ये 10,000 पूरा का पूरा क्या कहलाएगा हमारा एक्सपेंडिचर, चूंकि इतना पे हमने कर दिया। बट इसमें से सिर्फ इस साल हमारा कंज्यूम कितना हुआ? 1,000। तो ये कंज्यूम्ड है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेंस हो जाएगा। समझ में आया? इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे तो हमने एक्सपेंडिचर को कितने भागों में बांट रखा है? 3 भागों में बांट रखा है। कौन कौन सा? तो नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर, नंबर 2 revenue expenditure, and number 3 deferred revenue expenditure। यही तो 3 एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था भाई? मतलब 12 मंथ प्लस इसका एज होना चाहिए, शॉर्टकट में अगर बताएं तो, और प्लस क्या होना चाहिए, कोई ना कोई इससे फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास आना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया कि जिसका ये बेनिफिट के बारे में बात कर रहा हूं कि बेनिफिट जिसका कितने में कंज्यूम कर रहे हैं हम 12 मंथ्स प्लस में, ठीक है ना। लेकिन यहां पे क्या है भाई, रिवेन्यू जिसका बेनिफिट हम 12 मंथ्स से कम कह लीजिए हम कर रहे हैं विद इन 12 मंथ्स, वो हमारा क्या हो जाता है। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है। और एक्सपेंस क्या होता है, इसको हम नेचर नहीं देखते हैं। ये जो हो मतलब जनरली कहा जाता है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस का नाम देते हैं। देखिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये हम नेचर देख के पता लगा लेते हैं। अभी इसके बारे में हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं हर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा एक्सपेंस ही हो जाएगा। लेट्स सपोज आज एक दिन के लिए मैं आपसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने क्या खरीदा कि भाई एक 10 रुपए का आपने बिस्कुट खरीदा, बिस्कुट का डब्बा, ये आपका क्या होगा, आपका एक्सपेंडिचर हो गया। 12 मंथ से ज्यादा नहीं है कि नहीं है? ये हमारा, या मान के चलिए एक दिन का ही हमारा फाइनेंशियल ईयर मान ले रहा है। तो आज के लिए देखा जाएगा तो ये क्या होगा, हम 10 रुपए का बिस्कुट का डब्बा खरीदे अपने खाने के लिए, तो क्या होगा हमारा, कैपिटल होगा या रिवेन्यू होगा? क्योंकि आज का आज खा जाऊंगा, खा जाता हूँ, 2-3 डब्बे में खा जाता हूँ, उसमें एक डब्बा कौन सी बड़ी बात है, तो ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन आज शाम को हम पूरा का पूरा बिस्कुट इसमें से नहीं खा पाए, हमने सिर्फ इसमें से कितने रुपए का बिस्कुट खाया, अभी तक बैलेंस में कितना रुपया का बिस्कुट पड़ा हुआ है। यानी कि ये भले ही नेचर है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर,
लेकिन जरूरी नहीं है जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है एक्सपेंस इस साल का हो ही जाएगा। एक्सपेंस एक्चुअल में कितना हुआ, तो बाकी दो क्या हो गया हमारा, वो हमारा करंट एसेट्स के तौर पे बैलेंस शीट में जाके दिखेगा। तो एक्सपेंडिचर टोटल हमारा कितना हुआ। देखिए बच्चे क्या करते हैं ना, इन चीजों को मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी खुद में समझता था ये चीज कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। नहीं, ये जो जब हम कॉस्ट जब पे करते हैं ना, जब हम एक्सपेंस मतलब एक एक्सपेंडिचर जब करते हैं उसी टाइम हम ये मान लेते हैं इसको कि कौन सा हमारे लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम उसी टाइम मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि नहीं भाई ये तो एक साल से कम में खत्म हो जाने वाला है, 12 मंथ से कम में खत्म हो जाता है, इसलिए उसको हम रिवेन्यू मान लेते हैं। लेकिन उसमें का क्या होता है, कुछ पार्ट जो कंज्यूम हम कर लेते हैं जिसका बेनिफिट, वही हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। आया समझ में, पक्का। और एक था हमारा क्या, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका क्या होता है 12 मंथ से ज्यादा इसका एज तो होता है, लेकिन इससे कोई भी फिक्स्ड एसेट्स हम नहीं खरीदते, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड ऑल जो भी होता है हमारा, तो सारा क्या हो जाएगा डेफर्ड रिवेन्यू। डेफर्ड मतलब डिफर करना, मतलब आगे की तरफ फेंकना उसको। हाँ, उसको हमने कॉस्ट पे कर रखा है, लेकिन उससे हमने कोई भी बेनिफिट भी कंज्यूम करा है, पार्शियल बेनिफिट हमने कंज्यूम किया एक पार्ट का, बाकी कुछ पार्ट का बेनिफिट कंज्यूम करना बाकी है, लेकिन उससे हमने फिक्स्ड एसेट्स नहीं खरीदा है, तो हमारा क्या बन जाता है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में मैंने आपको बोला था पता करने के लिए। अगला एक टॉपिक है, क्या है आपको, एक्सपायर्ड कॉस्ट। देखिए जरूरी नहीं है कि एक बार कोई चीज आपको दे दिया, अब इससे रिलेटेड कोई और भी नाम होगा ना, वो भी आपको यहां पे बताएंगे। तो एक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब, एक्सपायर्ड का मतलब तो खत्म हो गया, यानी कि जिसका बेनिफिट हमने कंज्यूम कर लिया, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सपायर्ड कॉस्ट। लाइक यहां पे कितना है कॉस्ट, हमारा कितना है, टेबल का टोटल कॉस्ट कितना है हमारा 10,000, लेकिन उसमें से एक्सपायर्ड कॉस्ट कितना है, यानी आज के डेट में बुक वैल्यू हमारा ये कितना है 9,000। समझ में आया ना। तो इसमें बहुत सारा चीज नहीं है, इसमें बस यही है कि कभी आप अकाउंट बनाने जाओ, लाइक वहां पे यूज हो जाए एक्सपायर्ड कॉस्ट है हमारा इतना, तो इसका मतलब आपको जानना है। तो एक्सपायर्ड कॉस्ट जनरली क्या होता है हमारा, एक्सपेंस होता है। जनरली क्या होता है, एक्सपेंस होता है। लेकिन एक्सपायर्ड कॉस्ट इन द सेंस, कहने का मतलब ये भी हो जाएगा कि अब अगले साल फिर 1,000 खत्म होगा, तो अब कितने का बचेगा 8,000। तो अगर टोटल एक्सपायर्ड कॉस्ट अगर पूछा जाए इस टेबल के लिए तो 2,000 होगा, लेकिन एक्सपायर्ड कॉस्ट फॉर द ईयर जो होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। तो एक्सपायर्ड कॉस्ट समझ गए। तो अगर वैसे आपसे पूछा जाए एक्सपायर्ड कॉस्ट क्या है, तो जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट जो था उसमें उसमें से जो भी बेनिफिट हमने कंज्यूम कर लिया है, वो सारा का सारा हमारा क्या होगा, एक्सपायर्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कुछ क्या हो जाता है, इनकम भी हो जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब आप यूज तो करते होंगे ना इस वर्ड को, जरूरत से ज्यादा, जिसके बारे में हम सोचे ही नहीं थे। अरे लड़का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है यार, मतलब उसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा भी हो सकता है, वो चाहे इंटेलिजेंट चाहे बदमाश, जिस भी मामले में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के। तो क्या होता है कि कुछ प्रॉफिट्स कुछ लॉस ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमने नहीं सोचा है इस बिजनेस में। अब मैं घर से आ रहा हूं, मैंने थोड़े ना सोच के आ रहा हूं कि रास्ते में मुझे 10,000 रुपये मिलेंगे, मिल गए 10,000 रुपये, इनकम हुआ ना एक तरह से, मेरे लिए प्रॉफिट हुआ ना। ये कौन सा प्रॉफिट है, कौन सा इनकम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि मैं इसलिए घर से रोज नहीं चलता हूँ कि मैं आऊंगा रास्ते में 10,000 रुपया मिलेगा फिर मैं जाऊंगा और चला आऊंगा, इसलिए नहीं जाता, इसके लिए मैंने सोचा ही नहीं था। तो यदि ऐसा कुछ होता है जिसका हमारे बिजनेस से कोई खास रिलेशन नहीं है और जिसके लिए हमने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, यानी कि अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स कहने का मतलब कि जिसके लिए हमने इस बिजनेस को स्टार्ट करा हुआ है। देखिए अकाउंटिंग करेंगे तो किसी ना किसी बिजनेस के बारे में ही बात करेंगे, तो किस बिजनेस के लिए क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये तो डिपेंड अपॉन द क्या होगा, नेचर होगा। ठीक है ना, तो नेचर के मुताबिक तो ये चीज होगी। क्या हुआ, तो यही कह रहा है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आर इनकम और एक्सपेंस दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शंस। देखिएगा कहां से अराइज होता है,
इवेंट और ट्रांजेक्शंस, वही ट्रांजेक्शंस वगैरह से, दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ इंटरप्राइजेज, जो कि हमारे बिजनेस से एकदम से अलग है, इसके बारे में हमने भी एकदम से नहीं सोचा है कि नहीं। खास करके इसका उपयोग आप चलिएगा तो जैसे एबनॉर्मल लॉस, आप कह सकते हैं कि भाई हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, भूकंप आ जाए, उससे अगर कोई क्षति पुति हो रही है, हमारी कोई भी नुकसान हो रहा है, वो क्या हो जाएगा हमारा, तो एबनॉर्मल हो जाएगा वो, मतलब इसके बारे में हमने नहीं सोचा है, तो ये चीज है। फिर आगे कह रहा है दो चीज देखिएगा, फेयर वैल्यू, एक कह रहा है फेयर वैल्यू, और एक जगह और साथ में ही कह रहा है फेयर मार्केट वैल्यू। दोनों एक चीज तो बात है कंफर्म की, ये क्या है, वैल्यू से रिलेटेड। लेट सपोज हम उसी टेबल के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने परचेज किया हुआ था, उस टेबल का फेयर वैल्यू कहने का मतलब क्या होता है और फेयर मार्केट वैल्यू कहने का मतलब क्या होता है। तो फेयर वैल्यू कहने का मतलब इसके बारे में हम कंफर्म है, जैसे आपसे हमारी बात हो रखी है, मुझे पता है कि मुझे कितने रुपए इस टेबल के लिए मिल रहा है एक्सचेंज करने पे, दैट इज कॉल्ड, मतलब डील डन, भाई इतने में हम देंगे, आप इतना पेमेंट हमें करिए। लेकिन एक होता है फेयर मार्केट वैल्यू, 9000 का हमारा बुक वैल्यू का टेबल था, मार्केट में इसका रेट अभी क्या चल रहा है, दैट इज कॉल्ड फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब हमारा किसी के साथ अभी ट्रांजेक्शन्स के लिए डील हमारा पक्का नहीं हुआ है, हमारा रेट चल रहा है, मार्केट में जाएगा, हो सकता है कि वो सही में एकदम से फेयर मार्केट वैल्यू जो है उसी पे बिक जाए, या हो सकता है उससे ज्यादा मिल जाए, या हो सकता है उससे कम मिल जाए, मतलब उसी के आसपास घूमता रहेगा मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू। एक्चुअल में आज हम इस चीज को लेके, आज इस एसेट्स को लेकर अगर मार्केट में जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या वैल्यू, क्या प्राइस मिलेगा, जो पहले से अनुमान लगाते हैं मार्केट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो हमारा हो जाता है फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन फेयर वैल्यू हो गया एकदम से जो आपसे हम बात कर रखे हैं, एक तरफ से आप टेबल लोगे और दूसरी तरफ से आप जो इसका पेमेंट करोगे, तो जो पेमेंट का जो है वो हमारा फेयर वैल्यू है। ओके, फिर आगे कह रहा है फर्स्ट चार्ज, मैंने आपको बताया था उस चार्ज के बारे में, और चार्ज के बारे में आपने सुना था, मैं आपको बोला था कौन कौन सा, फिक्स्ड चार्ज, यही बताया था ना, और एक बताया था मैंने फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब नाम तो सुना होगा, फ्लोटिंग का मतलब तो तैरता रहता है, वो यहां से वहां, वहां से वहां जाता रहेगा वो। और चार्ज कहने का मतलब पता है, ये चार्ज मैंने कहाँ लगाया था आपको, मैंने बोला था ये जो चार्ज होता है जनरली जो होता है, ये लोन के लिए क्या किया जाता है, जो हम अपने प्रॉपर्टी को, अपने एसेट्स को जो मॉर्गेज के तौर पे रखते हैं ना, वो हमारा क्या हो जाता है, चार्ज कहलाता है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था एक फिक्स्ड चार्ज होता है, कि भाई मैंने किसी बैंक से लोन लिया, उसके लिए मैंने एक फिक्स्ड अपना गिरवी रख दिया कि भाई ये बिल्डिंग तो एकदम से भरोसा रखो, नहीं दूंगा, बिल्डिंग सेल कर लेना, तुम्हारे पास ये राइट है। यदि मैं अपने कमिटमेंट से अगर मैं पीछे हटता हूँ, ऑन टाइम आपका पेमेंट नहीं कर, तो आप मेरे एक और मतलब मेरे अगेंस्ट आप सूट फाइल करके कोर्ट में, एंड देन आप मेरे प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो, उससे आप अपनी वसूली कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड चार्ज। लेकिन एक होता है फ्लोटिंग चार्ज, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अब क्या है कि उनका ट्रांजेक्शन होता रह रहा है कि नहीं, तो क्या होगी, फ्लोटिंग चार्ज करने मतलब सबको पता है कि इसके पास बहुत बड़ा रकम है भाई, इसके पास बहुत ज्यादा एसेट्स, तो उसने कह दिया कि टेंशन ना लो, आप जाओ, आप क्या कर लेना, अगर डिफॉल्टर बनता हूं, इन केस आप क्या कर सकते हो, मेरे किसी एसेट्स को भी आप बेच के, ठीक है, तो कभी ये वाला ये बिक गया तो ऑटोमेटिक वो चार्ज किस पे शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे एसेट्स वगैरह पे। तो फ्लोटिंग चार्ज जो हमेशा बदलता रहता है। लेकिन आज एक चार्ज से रिलेटेड एक नाम आया है अभी, फर्स्ट चार्ज। फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट चार्ज कहने का मतलब यहां पे एक शब्द छुपा हुआ, प्रेफरेंस। यानी कि अब क्या हुआ, हमने कहीं से लोन लिया, उस लोन के अगेंस्ट हमने कोई चार्ज रख रखा है अपना प्रॉपर्टी। अब जरूरी नहीं हमारा लोन बहुत छोटा अमाउंट है और हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यू बहुत ज्यादा है,
तो एक ही प्रॉपर्टी पे हमने 4-5 लोन रख रखा है। तो वैसा लोन जिसका फर्स्ट चार्ज कहने का मतलब किसी लोन के अगेंस्ट हमारे इसी प्रॉपर्टी का क्या होगा, फर्स्ट चार्ज होगा, यानी कि सबसे पहला हक जिसका होगा वही क्या कहलाता है, फर्स्ट चार्ज। तो वही यहां पे कह रहा है क्या, ए चार्ज हैविंग प्रायोरिटी ओवर अदर चार्जेज। बाकी और भी चार्जेज हैं लेकिन सबसे पहले जो चार्ज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो यहाँ पे एक जो शब्द छिपा हुआ होता है वो क्या है, फर्स्ट की सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है, जिसके पास फर्स्ट चार्ज राइट अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद आ रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मैं आपको बोला था इन्वेंट्री के बारे में, आपको तो पता है ना, इन्वेंट्री इसका दूसरा नाम स्टॉक कहा जाता है। इसका जन्म कहां से होता है, गुड्स। गुड्स ही क्या बनता है, किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम देखते हैं गुड्स को, अनसोल्ड गुड्स ही हमारा बन जाता है, और वो अगर अनसोल्ड है कोई गुड्स तो क्या बन जाता है, हमारा स्टॉक बन जाता है। समझिए गुड्स क्या होता है। बिल्कुल, मैं अपने इस कंप्यूटर को बेच के कमा सकता हूँ प्रॉफिट, डजंट मीन कि बिल्कुल इस चीज को बेच के बेचने की जो भी एसेट्स है उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू है कि नहीं है। कोई भी एसेट्स हमारे पास जो भी चीज दिख रहा है, अरे नहीं कुछ तो हमारा जो पर्चा छप रखा है उसको भी जाके एक भाजे वाले से बेच के आराम से 5 रुपए खा सकते। मतलब जो हमारा एसेट्स है पक्का उसका वैल्यू है तभी वो हमारा एसेट्स है, और लेके नहीं जाना है भाजे वाले में। हाँ ठीक है ना, उसका कॉस्ट अभी जाता है भाई, अपडेटेड है, पुराना होगा कहीं पड़ा हुआ ले जाने दो भैया ले लो उस। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, तो गुड्स होता क्या है एक्चुअल में, हम जो भी बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड या जिस प्रोडक्ट का हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं ना। मेरा जो मेन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारा एक्सचेंज होता है, काम ही वही है हमारा, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, गुड्स। अब गुड्स का मतलब ये नहीं है जैसे बिल्डिंग है हम लोगों के लिए, आपके लिए, सबके लिए फिक्स्ड एसेट्स है, लेकिन मैंने बोला था उस टाइम पढ़ाने, लेकिन किसी बिल्डर के पास आप चले जाइए, किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास चले जाइए, हमारे लिए हमारा लैंड जो है वो क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। लेकिन वही किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास चले जाइए, उसके लिए करंट एसेट्स है, और उसके लिए क्या होगा, वो एज अ गुड्स, क्योंकि वो उसी में डील कर रहा है। हमारे लिए बिल्डिंग हमारा एक मंजिला बन जाता है तो फिक्स्ड एसेट हो जाता है, लेकिन किसी का टावर खड़ा है बिल्डिंग, फिर भी क्या उसके लिए गुड्स है। क्यों, क्योंकि उसका बिजनेस ही वही है, वो अपने बिजनेस में उसी को लेके डील करता है, तो गुड्स होता है वो। तो क्या होता है कि गुड्स का तो पता लग गया। अब गुड्स में क्या होता है, वो गुड्स जो अनसोल्ड होता है, गुड्स में जो अनसोल्ड गुड्स होता है वो हमारा क्या बन जाता है, स्टॉक, या उसको उसी स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है, हमारा इन्वेंट्री होता है। ओके, अब देखिएगा इस इन्वेंट्री या गुड्स को भी हम क्या करते हैं, वैसे किताब में नहीं दे रखता है, ये सब नहीं देता है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैं 2 तरह के अलग अलग बिजनेस में क्या करता हूं, बांट देता हूं। क्योंकि कोई भी बिजनेस कंसर्न जो अपने गुड्स में डील करती है वो 2 ही तरह का हो सकता है, या तो वो ट्रेडिंग होगा, ट्रेडिंग कंसर्न, और नहीं तो वो क्या होगा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा। या तो हमारा क्या होगा, वो ट्रेडिंग कंसर्न होगा, और नहीं तो हमारा क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग क्या होगा, देखिए ट्रेडिंग कहने का मतलब नहीं, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वाला भी जो है ना, ये भी कहीं ना कहीं से सामान लेता देता है, गारंटी है। नहीं, ट्रेडिंग का मतलब हो गया, देखिएगा सुनिएगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर पूछेंगे कब। तुम्हारा तो नींद भाई सही में बहुत खतरनाक नींद, अभी तो सुबह से हम कहाँ थक जा रहे हैं ये कौन सा बात। देखिए क्या होता है, तो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, इसका जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो रॉ मटेरियल नहीं होता, वही फिनिश्ड गुड्स होता है।
ट्रेडिंग कॉन्सर्न क्या करता है कि किसी भी प्रोडक्ट को, अपने गुड्स को क्या करता है, फिनिश्ड गुड्स के रूप में ही लाता है, उस पर अपना कुछ मार्जिन फिक्स करके और फिर उसको कंज्यूमर तक पहुंचा देता है। मतलब उसमें कोई चेंज नहीं करता है वो। अगर वो कुछ भी चेंज करने लगे तो ऑटोमेटिक वो जो ट्रेडिंग कॉन्सर्न होगा वो किस में बदल जाएगा, हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न में। ठीक है ना। तो यानी कि यहां पे एक ही चीज होता है, ट्रेडिंग कॉन्सर्न का मतलब हम क्या बताएं आपको कि यहां पे भाई जो हमारे पास गुड्स आता है, ये गुड्स किस रूप में आता है, फिनिश्ड गुड्स के मामले के रूप में आता है, और इसी को हम क्या कर देते हैं, कस्टमर के पास सोल्ड कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे जो गुड्स का मतलब होता है ट्रेडिंग कॉन्सर्न में, गुड्स का मतलब गुड्स होता है। गुड्स मतलब यहां पे जो स्टॉक का मतलब होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हमारा फिनिश गुड्स कह लीजिए, या जब स्टॉक का बात हम समझा रहे हैं आपको तो इसको आप समझिए फिनिश्ड स्टॉक। मैंने बताया ना यहाँ पे किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, क्या होगा खास पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो अनसोल्ड गुड्स होगा। जैसे मेरे पास बहुत सारे गुड्स पड़े हुए हैं, वहां पे क्या हो गया, अब जो लाया था वो सारा, हमारा नेचर है गुड्स, हम अपने एसेट्स को पहचानते हैं कौन सा हमारे लिए गुड्स है, कौन सा हमारे लिए गुड्स नहीं है, तो हमारा नेचर हो गया। लेकिन उस गुड्स में कौन सा हमारा स्टॉक है, ये डिपेंड करेगा कि किसका ओनरशिप राइट हमारे पास है अभी, और किसका ओनरशिप राइट हमारे पास से चला गया। तो जिसका ओनरशिप राइट है मेरे पास, यानी अभी अनसोल्ड है, और जो अनसोल्ड होता है वही हमारा होता है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग कॉन्सर्न में फिनिश गुड्स ही होता है, रॉ मटेरियल नहीं होता। लेकिन जब हम मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न में जाएंगे तो यही जो हमारे पास जो गुड्स आता है, यही गुड्स आता है मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न के पास, और ये गुड्स किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम पे जब देखिएगा तो आपको ये कितने तरीके से मिलेंगे, अलग अलग। ये सारा चीज मैं बताया था आपको, ये सारा का सारा आपको 3 पार्ट में मिल जाते हैं। नंबर 1 हो जाएगा आपको रॉ मटेरियल्स, हो जाएगा। नंबर 2 जो होगा हमारा WIP कह लीजिए, वर्क इन प्रोग्रेस। और उसके बाद हमारा क्या आता है नंबर 3, यही 3 होता है। यहां पे सिर्फ एक जो भी होगा फिनिश गुड्स के रूप में होगा, लेकिन यहां पे जो भी होगा रॉ मटेरियल्स, WIP। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो स्टॉक होता है ना, हमारे लिए कौन सा एसेट्स होता है, ये हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब इसका यूटिलाइज हमारे पास 1 साल के अंदर इसका पूरा बेनिफिट कंज्यूम करने वाले। तो क्या होगा भाई, रास्ता पे हमारा होगा, मतलब इसका वैल्यू है तभी ना लोग इसको उठाएंगे, सीधी बात है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला। तो ये स्टॉक है करंट एसेट से, क्यों, क्योंकि इसको हम खर्च करके, इसको बेच करके, या इसका फुल बेनिफिट कंज्यूम करके हम क्या करने वाले हैं, अपने पूरे बिजनेस को रन करने वाले। तो 1 साल से ज्यादा जनरली ये टिकता नहीं है, टिक गया तो अलग बात है, लेकिन जनरली ये इसका नेचर है कि 1 साल के अंदर खत्म होने वाला है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर करंट एसेट्स। ठीक है ना, ये पक्का हो गया। अब आगे देखिएगा, तो करेंट एसेट्स है तो आखिर इसका कोई ना कोई वैल्यू तो होगा। अब करेंट एसेट्स चाहे हमारे फिनिश्ड गुड्स के तौर पे हो, चाहे हमारे रॉ मटेरियल्स के तौर पे हो, चाहे WIP के तौर पे, वैल्यू तो होगा। मतलब आप सोच कर देखिए, मैं इसका बहुत ही
सिंपल एग्जांपल आपको बता रहा हूं, मिट्टी, किसी मिट्टी के ठेकेदार के लिए मिट्टी अपने लिए क्या होता है, उसके लिए फिनिश्ड स्टॉक। लेकिन वही मिट्टी अगर किसी कुम्हार के पास आप चले जाओ, घड़े बनाने वाले के पास चले जाओ, तो उसके लिए किस तौर पे आता है वो, फिर उसमें क्या करता है, मिट्टी में से सारे कंकड़ पत्थर जो भी होता है उसको अलग करता है और उसमें पानी डाल के उसको गीला करता है, दैट इज। और वहीं पे अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, वहां पे जाके पूछ रहे हैं ये क्या है, तो ये क्या होगा, ये मिट्टी है, मतलब लेट सपोज आपको पहचान में नहीं आया, उन्होंने कुछ ऐसे ढंग से रख रखा था, तो वो बताएगा ना, अरे बाबू ये मिट्टी है, इसको हमने फ्रेश करके एकदम से इसी से हम घड़ा बनाएंगे, मतलब क्या, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब उस पर काम हमारा चालू है कि नहीं। और जब उसी मिट्टी से हम क्या तैयार करेंगे, हमारा जब घड़ा तैयार हो जाएगा तो वही हो जाएगा फिनिश गुड्स। तो देखो, चाहे मिट्टी था तब भी बिक रहा था, कल को अगर वो उसने प्लान चेंज कर दिया, उसके पास WIP प्रोडक्ट है, वर्क इन प्रोग्रेस है उसका, और उसने क्या कर दिया, अपना प्लान एकदम से चेंज कर दिया कि नहीं यार अब हमें घड़ा वगैरह नहीं बनाना है, तो पक्का है कि उसका जो कंपटीटर या राइवल सेलर जो उसका घड़ा वाला होगा, वो आएगा और सोचेगा कि बिना मेहनत का अगर मिल रहा है तो ले लेते। मतलब वैल्यू इसका भी है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी। हाँ, थोड़ा सा इससे ज्यादा वैल्यू होगा, होगा कि नहीं होगा, मतलब इसका भी कोई ना कोई वैल्यू है, इसका भी कोई ना कोई वैल्यू है, इसका भी कोई ना कोई वैल्यू है। तो बात यह है कि ये अभी बिका है नहीं, ये अभी बिका है नहीं, तो वैल्यू का पता हम कैसे लगाएंगे। तो यहां पे उसी चीज से रिलेटेड क्या होता है, एक टॉपिक आता है हमारे पास, और उस टॉपिक का नाम होता है क्या, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक। अब चलिए मैं मान के चलता हूं ये सब क्या कहते हैं, किराना दुकान मान लेते हैं, या कोई भी एक जो क्या कहते हैं मल्टीपर्पज स्टोर जो होता है, जहां पे हर चीज, हर दवा वगैरह भी इवन होता है, ग्रोसरी का जो आइटम है सारा मिल रहा है, तो उसको हम एक एग्जांपल में अब लेके चलते हैं। अब सोचिएगा वहां पे क्या होता है, क्या जरूर, देखिए स्टॉक का जो आइटम होता है ना, अप एंड डाउन होता रहता है। जब बड़े लेवल पे आप जाइएगा, किसी सब्जी वाले के दुकान पे ही चले जाइए, तो क्या जरूरी है कि भिंडी आपके यहाँ 60 रुपए मिल रहा है तो कल भी 60 रुपए मिलेगा, लेकिन कल को क्या करता है, आज का जो बचा हुआ होता है कल के ताजे भिंडी के साथ वो क्या करता है, मिक्स कर देता है। तो आप लेट सपोज आज का जो रेट था वो 60 रुपीज था, और कल का जो रेट है वो कितना है, 40 रुपीज हो गया। तो बात है कि किस पे हम देखें, कॉस्ट अलग हो गया, प्रोडक्ट मिक्स हो गया, अलग अलग दिखाएंगे तो संभव है नहीं। तो उसके लिए अपने वैल्यूएशन के लिए, क्योंकि कॉस्ट जब महंगा होता है ना, तो वो किसी कस्टमर को बेचेगा तो नहीं, किसी कस्टमर को चाहिए ना, कल वाला भिंडी है इसको आप 60 रुपए देंगे, ये आज वाला इसको हम 40 रुपए देंगे, कोई लेगा 60 वाला, कोई नहीं लेगा, बोलेगा 40 वाला ही दे दो, यही चलेगा ना। तो क्या होता है कि हमें कॉस्ट वही वैल्यूएशन करना है कि हम टोटल ओवरऑल अगर बात करें तो किस बेस पे बात करें। तो इसके लिए हमारे पास 3 मेथड आता है। इसके लिए हमारे पास कितना मेथड आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में, जो सबसे फेमस है, एक तो है आपको फीफो, एक है आपका फीफो, दूसरा है आपका लीफो, तीसरा है आपको WAVM। ये कुल मिलाकर कितने मेथड है, 3 मेथड। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, और वेटेड एवरेज वैल्यू मेथड। तो फीफो क्या कहता है कि जो पहले आया है ना वो पहले जाएगा, यानी कि जो अब हमारे पास जो स्टॉक बचा है, स्टॉक का मतलब जो अनसोल्ड है, तो हमारे पास जो हमारा गुड्स बचा हुआ है एज ए स्टॉक, तो उस स्टॉक का वैल्यूएशन अब हमें रेट के कैसे करना है, पहले जो चला गया ना उसको पुराने रेट से हटा दो, जो पहले आया था वो पहले जाएगा। एग्जांपल भी दूंगा, बस इतना ही समझो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और ये WAVM। इसको एग्जांपल से मैं समझा देता हूं, क्योंकि किताब में पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा। मेन मान के चलिए हमारे पास 3 दिन में हमने 2 दिन में हम स्टॉक लाए, एक स्टॉक लाए आज कितना तारीख, चलिए मान के चलिए हम 16 फ़रवरी को एक स्टॉक लाए, 100 kg 10 के रेट से हम लोग लाए थे, ठीक है, ये हमने परचेज किया गुड्स को, गुड्स हमारे पास आया 16 तारीख को कितना लाया हमने, और 17 फ़रवरी को हम क्या किए,
फिर लाए यहां पे 50 केजी, कोई होगा कोई गुड्स, चीनी ही मान लीजिए, लेकिन ये 12 का रेट से, कितने रुपए का? 600। 18 फरवरी के बारे में यहां पे एक ट्रांजैक्शन हुआ। ट्रांजैक्शन क्या हुआ? सोल्ड जो भी था, हमने क्या कर दिया, हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया था? ये हमारा क्या था, हमारे पास क्या अवेलेबल था? स्टॉक। कब? 17 तारीख। 18 को क्या हुआ कि हमने क्या ट्रांजैक्शन कर दिया, उसमें से उस 150 में से कितना बेच दिया हमने? 110 केजी हमने बेच दिया। यानी कि हमारे पास 18 तारीख को, जो अगर हम बात करें, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 18 तारीख का कितना हो गया? पक्का है हमारे पास इतना बचा बैलेंस स्टॉक। अब बात यह है कि इस बैलेंस स्टॉक को देखिए, जो भी चीनी आया होगा क्या अलग अलग रखे होंगे? सबको मिक्स कर दिए होंगे। अब हमें कैसे पता कि ये जो 40 केजी का जो चीनी है ये कौन सा वाला है? हम इसको किस वैल्यू पे करें? क्योंकि देखो आपने पढ़ा है कि भाई वैल्यू कैसे करना है, इसमें डेप्रिसिएशन भी नहीं कटेगा। तो फिर आप सोचो क्या इसको ओरिजिनल कॉस्ट पे कर, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड कॉन्सेप्ट याद है कुछ? कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? उसी पे आपको रिकॉर्डिंग करना है। और वो क्या होता है, उसका वैल्यू डाउन होता है जब उसमें डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन डेप्रिसिएशन के बारे में हमने बताया था कल भी, मतलब लास्ट क्लास में ही बताया था कि हमेशा डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होता है वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे होता है। फिक्स्ड एसेट्स है ही नहीं है। कौन सा एसेट्स है? करंट एसेट्स है। तो फिर डेप्रिसिएशन ही नहीं जाएगा तो वैल्यू तो डाउन होगी। यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पे कर दे क्या? सर कर भी दें ओरिजिनल कॉस्ट पे। हमें कैसे पता कि इसमें कौन सा ओरिजिनल, कौन सा इसमें से 12 रुपए केजी वाला और कौन सा इसमें से 10 रुपए केजी वाला है? पता है हमें? प्रोडक्ट तो दोनों मिक्स है। तो इसलिए इसको क्या किया गया, यहां पे 3 अलग अलग क्या किए गए, आपको मेथड बनाए गए कि जिस मेथड से आप क्या कर सकते हो, अपने इन्वेंट्री का, अपने स्टॉक का क्या कर सकते हो, आप वैल्यू कर सकते हो। तो वो कौन से हैं? तो सबसे पहला कह रहा है फीफो। अब मैं तीनों से एक एक करके मैं बता रहा हूं। तो इफ यू फॉलो फीफो, फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास जो टोटल स्टॉक है 100 केजी है और दूसरा कितना है 50 केजी। हमें बेचना कितना है भाई? 110 केजी। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास बिका होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले कौन आया था? 16 फरवरी में कौन आया था? 100 किलो वाला। तो मुझे बेचना है 110 केजी, यही ना? तो उसमें से 100 केजी, 110 केजी बेचना है ना। इसमें से क्या किया होगा हमने? 100 केजी जो बेचा होगा वो किसमें से बेचा होगा? 10 रुपए वाले से। यानी कि हमारा वो 1000 खत्म। बाकी 10 रुपया 10 केजी जो हमने बेचा होगा 12 वाला। यानी कि ये क्लियर? यानी कि हमारे पास जो 40 बच रहा है, किसमें का बच रहा है? इस वाले में का बच रहा है, इस इधर से 17 फरवरी को। तो ये जो हमारा रिमेनिंग स्टॉक है, कितना है हमारे पास और कितना का रेट से वाला है? यानी कि हमारे स्टॉक का वैल्यू कितना है? 480 एज पर फीफो मेथड। समझ में आया? लेकिन एक और चीज मैं बता ही दे रहा हूं, इसको रूल पॉइंट बता दे रहा हूं। लेकिन इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन लिखते हैं आपके लिए। पहले भी हमने लिखा था, यहीं पे लिख दे रहा हूं। इन्वेंट्री वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV whichever इज। NRV कहने का मतलब होता है, बताया था आपको,
मार्केट वैल्यू। एनआरवी का मतलब क्या हो गया? मार्केट वैल्यू। अब देखिए यहां पे मैंने क्या बताया, अब हमारे पास हमारा एक्चुअल में अगर फीफो मेथड से देखा जाए तो हमें कॉस्टिंग कितना रखना है कि हमारे पास जो स्टॉक बचा है कितना रहना चाहिए, और 480। लेकिन हमने मार्केट में जाके देखा तो मार्केट में वैल्यू हो सकता है कि 480 है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बोथ आर इक्वल। बट यदि हो सकता है मार्केट में वैल्यू है कि नहीं यार ये स्टॉक अगर मार्केट में बेचा जाए तो 500 में, मार्केट में 500 में, या ऐसा भी हो सकता है कि नहीं यार मार्केट में इसका दाम अब कम हो गया, 450 में ही हो जाए। तो फिर दूसरा कंफ्यूजन आता है कि अब किसको ले। तो वही मैंने यहां पे लिखा, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी यानी मार्केट वैल्यू, विच एवर इज, उन दोनों में, इसमें और मार्केट वैल्यू में जो कम होगा। तो अगर 480 हमारा फीफो मेथड से हमारा कॉस्टिंग है और मार्केट में 500 है, तो दोनों में मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो ज्यादा वाले को इग्नोर करना है, यानी कि हमारे कॉस्ट, हमारा जो स्टॉक है उसका वैल्यूएशन कितने पे करेंगे, 480। ओके, लेकिन अगर मार्केट में इसका वैल्यू 450 है और हमारे पास इसका वैल्यूएशन कितना है फीफो मेथड से 480, तो कितना करेंगे हम, 450 वाला करेंगे, क्योंकि जो हायर जो होता है उसको हम इग्नोर करते हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट समझे आप। लेकिन इसी चीज को अगर मैं लेके चलूं आपके लिए किसमें, लीफो में, लीफो क्या कहेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो क्या कहेगा, जो बाद में आया ना उसको पहले भेजो। हम ये मानकर चलेंगे कि जो बाद में आया है वो पहले गया है, यानी कि ये जो 110 केजी हमें बेचना है, इस 110 केजी में पहले कौन जाएगा, जो बाद में आया है। तो इसमें से कितना जाएगा पूरा, 50 केजी मल्टीप्लाई, यानी 600 वाला चला गया। दूसरा हमारा कितना बच रहा है, कितना वाला हो गया, ये चला गया, कोई दिक्कत इसमें, यानी हमारे पास जो रिमेनिंग स्टॉक है, हमारे पास जो रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है, 40 केजी। ये 40 केजी कौन सा वाला बचेगा भाई, क्योंकि ये तो पूरा बिक गया ना, 12 रुपए वाला था, खत्म हो गया इसमें से, यानी कि ये कितना है, तो 40 केजी मल्टीप्लाई रुपीज 10 इक्वल टू। देखिए हमने क्या कर दिया, सिर्फ मेथड चेंज करा, हमारा प्रोडक्ट वही है लेकिन वैल्यू में कितना अंतर आ गया, वैल्यू में कितना अंतर आ गया। अब यही चीज क्या हो जाएगा, फिर वही कि हम 400 लें या क्या करें, तो यदि कुछ ना दिया होता तो 400 ही मान लेंगे। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि मार्केट वैल्यू 400 से कम है तो उसको ले लेंगे, मार्केट वैल्यू 400 की इक्वल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और 400 से ज्यादा है तो इन दैट केस 400 लेंगे। समझ में आया। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, एंड वन लास्ट इज वेटेड एवरेज वैल्यू। ये कहता कि देखो भाई मिक्स हो जाने वाला चीज है, सब तो अपना ही है, ऐसा करो इसका एक वेटेड एवरेज निकालो, एवरेज निकालो, एवरेज वैल्यू क्या होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल कितना आया, कितना हमने सामान खरीदा है, ₹1000 प्लस रुपीज कितना है 600, और टोटल क्वांटिटी कितना है बताइए, हाँ 150। तो हमारा एवरेज रेट क्या है बताइए कितना हुआ, बताइए बताइए 40, 1600 डिवाइडेड बाई 10 रुपये 66 पैसे, यह है ना। और कोई दिक्कत, हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना बच रहा है, लास्ट में 40 केजी बच रहा है, हम इसमें क्या करेंगे 10.66 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी हमारा आएगा
426.66। ठीक है, तो देखिए तीनों अलग अलग है और तीनों से अलग अलग वैल्यू यहाँ पे, एसेट्स वही है लेकिन वैल्यू हमारा अलग अलग हो गया। तो ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। और सही पूछिए ना तो इन्वेंट्री का लगभग लगभग मैंने एक जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जो चैप्टर है ना उसका एक पार्ट मैंने खत्म कर दिया कि है उसमें, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि इतना ही छोटा चैप्टर आपको सीए के कोर्स में दे देगा, बट फिर भी लगभग लगभग खत्म हो गया उसमें का। तो इसके बेस पे हम चलेंगे, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये क्यों बताया, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यदि बताता ना ये क्या कहते हैं फीफो क्या होता है, तो देखिए लाइन में दिया हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ आइटम सोल्ड और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ए पीरियड एज थॉट क्या कह रहा है, दे वेयर सोल्ड और कंज्यूम्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर एक्विजिशन। नहीं समझ पाइएगा लाइन पढ़ के, लेकिन अब मैंने बता दिया। आप देखिए एक तो वैल्यू भी करिएगा तो आपको पता चल जाएगा, और दूसरा आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप निकालिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कि आप जो सामान बेचे हो एक्चुअल में उस सामान में आपका कॉस्ट कितना लगा था, तो यहां पे कितना लगा था आपको टोटल बताइए 1120। लेकिन वो उसी सामान को आप कितने में बेच दिया आपने, मान के चलिए आपने 1300 में बेचा था। कितने में बेचा था 110 केजी माल 1300 रुपए में। तो आपका इस मेथड को फॉलो करिएगा तो आपको कितना रुपया फायदा हो रहा है 180 रुपए। इस मेथड को फॉलो करिएगा तो कितना फायदा हो रहा है 100 रुपए। और इस मेथड को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका कितना हो रहा है जो भी है हमारा मतलब कितना, इसका पहले निकालना पड़ेगा, फिर कितना बिका है 110 ना, तो जो आएगा उससे घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा। समझ में आया ना। तो अलग अलग तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा। इसका यही फायदा हो। तो फीफो का मतलब समझ गया। अब इससे बताने से हो गया कि जब लीफो आएगा तो भी आप समझ जाइएगा, और वेटेड एवरेज वैल्यू मेथड आएगा तो भी समझ लीजिए। हाँ फायदा, फायदे की बात करते हैं, कॉस्ट वॉस्ट नहीं देखते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है भाई। उसके बाद आया क्या हमारे पास, फिक्स्ड एसेट्स। एक बात बताइए, और क्या कहते हैं ट्रेडमार्क गुडविल कोई नहीं बोलेगा, फिक्स्ड एसेट्स है कि नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन। अरे पहले अंदर से एक बात बताओ, कितना बार उस दिन भी समझाए थे, है कि नहीं है, क्यों नहीं है, रीजन बताओ जो भी समझ में आ रहा है। एक मिनट उनको मौका दीजिए, वो नहीं बोलती है वो। अब मत बोलिए प्लीज, क्यों नहीं है, कुछ तो सोच के बोली होगी ना। नहीं ऐसे ही सर आप बोलने के लिए बोल दिए। तो फिक्स्ड एसेट्स किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, बोलो अंदर से। हाँ ये कौन बोला चेंज नहीं होता, मतलब भूकंप आएगा बिल्डिंग नहीं गिरेगा, बिल्डिंग है फिक्स्ड एसेट्स, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। नहीं यही कौन सा बात, अरे बोले तो पता है बोलना चाहिए, नहीं तो नहीं बोलेगी, नहीं आगे बढ़ेगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं पूरे। अब तो चूंकि देखिए सबके साथ हूं मैंने आपको क्या बोला, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का भले पढ़ाई कर रहे हो लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ आप बीबीए भी कर रहे हो, मैनेजमेंट का कोर्स भी कर रहे हो आप लोग। इसमें जब तक आप नहीं बोलोगे तो भाई, मैंने उस दिन एक और चीज बोला था कि आप यदि कुछ मुंह से निकल रहा है तो कुछ तो इसके पीछे रीजन तैयार रखो, अपने पीछे पूरा का पूरा बिल्डिंग दिखना चाहिए, तभी जाके आगे सफल हो गए आप। आपने ना बोला तो कुछ तो रीजन दो इसको। मैं क्या बोला, थूर थूर बन जाओ उसको, मैंने बोला था ना एक शब्द उस दिन, जिद पे अड़ जाओ कि हाँ मैंने जो बोला है सही बोला। उसके लिए लोगों को तो क्या होता है फिक्स्ड एसेट्स, मैंने बोला था आपको फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है। एक हाँ आप क्या बोल रहे थे, कैसे चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा है। भगवान ना करे लेकिन कि कोई बच्चा अगर कोई जाके गोली चला दिया इस पे लगेगा तो चेंज नहीं होगा। फिक्स्ड एसेट्स है ना अपना,
लंबा टाइम भाई मैंने इतना आसान चीज बोला था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, जिसको फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। कम से कम वहां से तो दिमाग में सोच लेती। करेंट एसेट जिसका क्या होता है, जिसका बेनिफिट हम विद इन अ ईयर या विद इन अकाउंटिंग साइकिल हम क्या करते हैं, विद इन अकाउंटिंग पीरियड हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारा करंट एसेट्स होता है। बार बार अभी भी तो बताया था कुछ देर पहले, करंट एसेट्स किसे कहते हैं। तो विच इज नॉट द करंट एसेट, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, जिसका बेनिफिट हम अपने बिजनेस में मोर देन 12 मंथ्स में करने वाले हैं। यही चीज तो बोला था मैं, मतलब अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए इसको हम खर्च नहीं करते हैं। इसको 1 साल के अंदर खर्च नहीं करते। क्या होगा भाई, बहुत जल्दी जवाब देने लगा आज। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इतना जल्दी जवाब नहीं देना चाहिए। अभी तो लाइट कटा है, या लाइट नहीं था कब से? नहीं गया, 1 0 दिखा रहा है। सर जो भी हो, कटाई तो समझ में आया। तो फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या हो गया, जिसको हम क्या करते हैं, हाँ जिसका उम्र मैंने बताया था, नहीं फिक्स्ड एसेट्स हाँ ज्यादा, ठीक है ना, मोर देन 12 मंथ्स। और जिससे क्या करते हैं, यूज करके हम क्या करते हैं अपने बिजनेस में प्रॉफिट, उसको क्या करते हैं, स्टॉक को बेच के, है कि नहीं। तो जिसको बेच के खत्म करते हैं वो हमारा करेंट एसेट्स होता है। जिसको खा के खत्म करते हैं 1 साल के अंदर, करेंट एसेट्स होता है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है अब नहीं पता है आपको। तो ट्रेडमार्क क्या है, गुडविल क्या है, बदलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुडविल इतना भी मतलब खराब चीज नहीं है कि एक से खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। लगभग गुडविल को गिरते, देखिए बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब कोई ऐसा आप कांड कर दीजिए जिससे कि आपको दुनिया देख के मारने लगे, बिजनेस छोड़ने का तो दूर है, दौड़ा दौड़ा के मारने लगे वो अलग बात। लेकिन जनरली गुडविल क्या होता है बिजनेस का, आप अगर अब जैसे कि मान के चले मैं इस बार टॉपर दे दूं, इस टॉपर के नाम पे अगले 5 साल तो आराम से खाऊंगा, तो अगले 10 साल खाऊंगा, उसी का फोटो रिपीट करूंगा कंटिन्यू पोस्ट। तो रेपुटेशन भी जो होता है ना, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए होता है, ठीक है ना। पीओ फेको वाला काम तो होता नहीं है। तो ध्यान, ट्रेडमार्क क्या करते हैं, सर इस बार के लिए ट्रेडमार्क दे दीजिए, अगले महीने खत्म कर, अगले साल हम किसी और को दे दीजिएगा, ऐसा होता है क्या। कोई भी व्यक्ति ट्रेडमार्क लेता है किस पर्पज से लेता है, ताकि जीवन भर वो उस ट्रेडमार्क को क्या करेगा, यूज करेगा, है कि नहीं। तो ध्यान रखिए। उसके बाद आता है फिक्स्ड कॉस्ट। एक अब देखिए कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट का मतलब हो गया लागत, जैसे वो एक्सपेंस था, एक्सपेंडिचर था, वही सब। तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से जब हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं ना किसी बिजनेस से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जनरली समझिएगा कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में या एक्सपेंस के बारे में हम बात जनरली, ये दिमाग में मैं आपको बता। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इस कॉस्ट जैसे कि किसी बिजनेस को रन करने के लिए, इस बिजनेस को रन करने के लिए हमारे जो कॉस्ट पे करने पड़ते हैं वो कॉस्ट के प्रकार अलग अलग हो जाते हैं। एक तो हो जाता है, पता नहीं आपके बुक में दिया है कि नहीं, लेकिन मैं आपको समझा आ रहा है तो पूरा समझा के चल रहा हूं। एक आपको क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट। एक होता है आपको क्या, जिसको आप रनिंग कॉस्ट भी कहते हैं, और एक होता है हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कहने का मतलब क्या होता है, जो अस्थाई है भाई, जो लगना है। हम यहां पे क्लास चालू करें या बंद रखें, क्या फर्क पड़ता है, रेंट हमारा लगेगा। अगर मैंने नहीं हाँ, उसके बाद क्या होगा, मान के चलिए कोई स्टाफ रख रखा हूं जो मतलब इसको क्या करता है, रोज उसको सफाई करनी है, ये तो उसका लगेगा। तो ये सारे खर्चे क्या हो गए, फिक्स्ड। लेकिन एक जो होता है हमारा, वो होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। जब हमारा बिजनेस चलेगा तो लगेगा, डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन, डिपेंड अपॉन द ऑपरेशन, कि भाई हमारा काम चलेगा तो लगेगा, नहीं चलेगा नहीं लगेगा।
अब जैसे मान के चलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वाकई में हेवी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा लाइट ये सारा जल रहा है, एलईडी जल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है इसमें, तो कॉस्ट लगेगा। लेकिन अगर मैं 1 महीने के लिए छुट्टी कर रहा हूं तो क्या ये कॉस्ट लगेगा? तो जैसे बिजनेस नहीं चलेगा तो ये कॉस्ट भी आपको नहीं लगने, तो कॉस्ट क्या हो जाता है मेरा? वेरिएबल कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट। चलेगा तो चलेगा, चलेगा तो लगेगा, नहीं चलेगा नहीं लगेगा, फिक्स्ड कॉस्ट लगना है। लेकिन एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, नाम आपने सुना होगा, नाम नहीं सुना होगा आपने, लेकिन ऐसे खर्चे आपने देखे होंगे कि अगर आपके पास 4 से या मान के चलिए 1 से 30 बच्चे हैं, कोई बस आप बुक कर रहे हो, तो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर कहीं घूमने के लिए 1 to 30 है, तो आपको बस रिजर्व करने के लिए, जैसे कि रूम रेंट में काफी ऐसा होता है, मकान मालिक बोलते हैं कि 2 को बच्चा रहोगे तो 2000 लगेगा, और सर एगो रहेंगे तो कोई बात नहीं 2000 दे देना, ठीक है ना। लेकिन जैसे 3 को बच्चा हुआ 2400 लगेगा, मतलब यहां तक ठीक है, यहां तक क्या है? फिक्स्ड है, एक लिमिट तक फिक्स्ड है, उसके बाद फिर अगले लिमिट, कुछ लिमिट तक वेरिएबल है। बदला ना, यहाँ पे यहां तक फिक्स था, यहाँ बदला ना। ऐसे ही होता है, कभी कभी क्या होता है, कहीं घूमने जाइएगा तो 1 to आपके पास 1 बच्चा हो चाहे 30 बच्चा हो, अगर आप घूमने ले जा रहे हो, आप हमारा कोचिंग छोटा सा है, अगर 20 ही बच्चे को ले जाना है तो हम क्या कहेंगे? लेट सपोज यहां से हम लोग चलते हैं दार्जिलिंग घूमने, बढ़िया रियल टाइम मैंने प्लान बनाया कि चलो दार्जिलिंग घूमने चलते हैं। अरे पैसा चल दे, क्लास चल दे, दार्जिलिंग कोनो बड़ा बात थोड़े है, 7 घंटे का रास्ता है यहाँ। हाँ मजाक नहीं, अरे शाम को निकलो फिर शाम तक घर पे आ जाओ, और क्या, दार्जिलिंग कौन सा बहुत बड़ा दूर, ठीक है, बहुत शानदार जगह है। तो क्या किया, आप दार्जिलिंग जाओ। अब सोचिए जरा, तो अब 1 बच्चा जाए चाहे 30 बच्चा जाए, हम ऐसा थोड़ा कहेंगे अच्छा 20 मेरे बच्चों को बैठा लीजिए, आप बाकी रास्ते में सवारी उठा लीजिएगा, ऐसा कहेंगे क्या? बच्चे बोला खतरनाक फुकरे मास्टर के साथ आया भाई, से या भी मास्टर साहब ही खड़ा हो चिल्लाने, हाँ भाई दार्जिलिंग दार्जिलिंग, या रास्ते के अगले स्टॉप पे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। लेकिन 30 बच्चों का जगह था, हमने 30 बच्चों को कर दिया जगह। जैसे हमारे पास 35-30 से ऊपर बच्चा होगा और मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों को एक स्पेशल सीट देने के लिए मुझे बस कितना रखना पड़ेगा? मैं एक बस को रख रहा हूं तो लेट सपोज हमारा लग रहा है 10,000 रुपया, मतलब यहां तक 1 से 30 तक बच्चा फिक्स है। जैसे एक भी बच्चा बढ़ेगा हमें दूसरा बस हायर करना पड़ेगा, और दूसरा बस हायर करते ही हमारा क्या हो जाएगा, एक और बस बढ़ जाएगा। अब इसमें क्या रहेगा, अगले 30 से 60 तक कोई दिक्कत नहीं है हमको, है कि नहीं? तो जैसे 60 से एक बच्चा क्रॉस होगा तो ये हो जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे कॉस्ट जो एक लिमिट तक फिक्स्ड होते हैं, फिर उसके बाद वो क्या कर देते हैं, वेरी कर जाते हैं, है कि नहीं? तो क्या हो जाता है हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। क्लियर? मैं जानबूझ के इसको बता दिया तीनों को, ताकि आपको आगे फिर दिक्कत ना। वैसे यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट बताता फिर कहाँ कौन रहता है, तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद है फिक्स डिपॉजिट, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं होगी, या इसको भी बताना पड़ेगा? नेक्स्ट क्या होता है? हाँ लाइट है ना, हमको क्या ना, हमको पसीना फर्क नहीं पड़ता। मेरा सबसे फेवरेट क्या कहते हैं, मौसम यही है। अगर मेरा सबसे खतरनाक ना, ठंडा इसलिए अच्छा मुझे नहीं लगता ना, मेरा सबसे बड़ा बीमारी ये है कि मेरा पैर एकदम से ठंडा हो जाता है। वो चाहे मैं कुछ भी कर लूँ और एक बार पैर ठंडा हो गया ना, दुनिया कोई ताकत नहीं है कि उसको गर्म कर दे। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन इस बार ठंडा मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि ठंडा के शुरुआत, मतलब जो मेन ठंडा आया तो उस टाइम मेरे पास ये सारा का सारा हीटर का काम कर रहा था, तो मैं एकदम से मस्ती से कराया। हाँ, गर्मी में ये गर्मी मुझे क्यों अच्छा लगता है, मतलब क्लास में गर्मी अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि जब यहाँ से भीग के बाहर निकलता हूँ ना,
तो लगता है कि मेहनत करके निकला। बस यही चीज मुझे लगता है अच्छा, दूसरा कुछ नहीं। ऐसा थोड़ा गर्मी किसको प्यारा है। हाँ, सोने के टाइम में पता लगता है गर्मी अच्छा लगता है बुरा लगता है। ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, क्या होता है बताइए आप ही ना, यही बताएंगे। अब इससे आसान और क्या पूछे, इससे आसान मुझे नहीं लगता सीए में कोई क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, आपसे पूछ रहे हैं डायरेक्ट ना, गलत बात है। लेकिन सही में नहीं पता है कि मतलब ऐसे ही शर्म आ रहा है कि नहीं बताएंगे, गलत हो जाएगा फिर। ऐसा कोई हो सकता है कि फिक्स डिपॉजिट नहीं जानता हो आज के डेट में। जब भी कोई क्या होता है, फिक्स्ड टाइम से किसी स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न से हम लोग क्या करते हैं, जब अपने मनी को वही स्पेसिफिक पीरियड के लिए जब हम कहीं पे डिपॉजिट करते हैं, हमारा क्या होता है फिक्स्ड। कहीं पे भी, डजंट मीन की बैंक में ही, कहीं भी डिपॉजिट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, फिक्स्ड और स्पेसिफिक चार्ज। क्या होता है, चार्ज तो बताया था, तो कोई स्पेसिफिक चार्ज। हाँ हाँ, उसके बाद क्या हो गया हमारा, फ्लोटिंग चार्ज। बताया तो शुरू में ही आज बताया, अरे फिक्स्ड चार्ज। उसके बाद ये फ्लोटिंग चार्ज जो चेंज होता रहे, है कि नहीं। ए जनरल चार्ज ऑन सम or all assets of the enterprise which are not attached to a specific assets and are given as security against the debt, किसी भी लोन के अगेंस्ट वगैरह, तो क्या हो जाता है हमारा। उसके बाद है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, इसमें जो भी दिया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब भी क्या है, तो आपको क्या मतलब समझना है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, तीनों। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बात। ओके, फॉरेन करेंसी क्या होता है, है भाई फॉरेन करेंसी क्या होता है, सब चीज को किताब में देखने लगते हो लोग आप लोग। करेंसी मतलब क्या होता है, एक्सचेंज, जिसमें हम एक्सचेंज कर रहे हैं वही तो हमारा करेंसी है। और फॉरेन एक्सचेंज में मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और नहीं भाई, तो यही तो गलत बात है। मैं शुरू से ही बोलता हूँ अकाउंटिंग, मैं कभी भी आपसे पूछता हूँ तो क्या बोलता हूँ, सबसे पहले अपने आप को अनपढ़ बना के सोचो, तब जाकर आप समझ पाइएगा। नहीं तो भाई आपकी बुकेश नॉलेज से आप रटते रहिए, जिंदगी में आगे नहीं बढ़िएगा। फिर आपको रटना पड़ेगा, 2-4 अटेम्प्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद हो सकता है निकले निकले नहीं निकले। यही सबसे बड़ा हम लोग का प्रॉब्लम है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू से रटना शुरू करता है। समझिए ना भाई, लास्ट टाइम आप पढ़िएगा ऑटोमेटिक सब लिख दीजिएगा। सामने वाला ये थोड़ा ना पूछता है कि भाई किताब के भाषा में आप लिखिए, मैं तो बार बार ये चीज कहता हूं। वो कहता है कि अपने भाषा में लिखना है। तो फॉरेन करेंसी इज द करेंसी अदर देन द रिपोर्टिंग करेंसी ऑफ एन एंटरप्राइजेज। हमारे लिए फॉरेन करेंसी का इंडियन रुपी छोड़ के जो भी करेंसी होगा सब फॉरेन करेंसी होगा। लेकिन वही अमेरिका में चले जाइए, डॉलर को छोड़ के सारा फॉरेन करेंसी होगा। सबके जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो, जिस भी इंटरप्राइजेज के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो, उसका जो मीडियम एक्सचेंज वाला जो करेंसी है उसको उसके अलावा जो भी होगा सारा फॉरेन करेंसी। बस क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा, फॉरफिटेड शेयर। क्या होता है, बता दे का आवाज भर, क्या करे, मोबाइल देख रही है टाइम। फॉरफिटेड शेयर, भाई पढ़े हुए यार, अब ध्यान है। कौन पढ़ा हुआ है, कहां पढ़ी हो, मैं नहीं पढ़ाया हूं। दूसरे चीज से
का मतलब बताओ, देखिए अब तुरंत याद आएगा किनको, अमन को। समझ गए? वो हम क्या क्या होता है ये फॉर पीरियड से? देखिए भाई 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 भाई, अब हम बता रहे हैं, सुनिए हम बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं क्या होता है। दो लोग यहाँ पे हैं, एक चीज तो गारंटी है कि जब शेयर कैपिटल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ का जो हमारा बिजनेस रहेगा यही वाला हमारा रहेगा बिजनेस। कौन सा बिजनेस रहेगा हमारा? कंपनी बिजनेस रहेगा। ओके, और इसके अगेंस्ट बहुत सारे क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, छोटे बड़े, है कि नहीं? ये सारे लोग क्या हो गए हमारे, हमारे ये हो गए शेयर होल्डर्स। सोचिएगा लोग, इन्होंने क्या किया है, कंपनी के शेयर को खरीदा। देखिए बुरा मत मानिएगा, अदर वे में मत लीजिएगा, लेकिन आजकल जो है ना, अब जैसे जैसे हम लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं, हमारा जो सबसे क्या कहा जाता है, वो सबसे पवित्र रिश्ता जो माना जाता था पति पत्नी का, शादी के लिए माना जाता है ना, कि शादी हो रहा है भाई तो रिश्ता बहुत अच्छा है, सबके दो परिवारों के मेल मिलाप से होता था। एक बार शादी हो जाने के बाद वो कौन क्या है इससे कोई मैटर नहीं, पूरा जीवन भर निभाना है, मतलब 7 जन्मों की भी बात की जाती थी। अब का जमाना थोड़ा सा बदल गया, जो हकीकत है मानना पड़ेगा। अब जो शादी होता है वो हमारा प्यार व्यार का कोई रिश्ता नहीं है, वो हमारा एक एग्रीमेंट है कि आपको मेरे हिसाब से चलना है और हम आपके हिसाब से चलेंगे। दोनों तरफ से यही हो रहा है कि आपको मेरे हिसाब से चलना है, मतलब एक ईगो यहाँ पे, पहले क्या था, बीच में प्यार था, अब क्या था, ईगो है। नहीं, कंप्रोमाइज नहीं था। अब वही चीज मैं बोल रहा, इसी नहीं, देखिए इसी सोच को लेके तो हम क्या, अच्छा सुनिए, अगर इसको आप कॉम्प्रोमाइज बोलते हो, चलिए वैसे टॉपिक से हम अलग बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको आप कॉम्प्रोमाइज बोलते हो तो सबसे बढ़िया तो वही था कि सबको एक साथ तो एटलीस्ट रहता था। देखिए नहीं, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, गांव में पहले हम लोग फिल्मों में देखते थे तलाक वाला, आज के डेट में किसी छोटे से छोटे गांव में उन लोगों के घर में भी आप जाकर देखिए जिनके लिए खाने के लिए रोटी नहीं है सही से, उन लोगों के घर में भी तलाक का जिक्र है अब। तो बेहतर था कॉम्प्रोमाइज ही, क्योंकि देखिए एक दिन 2 दिन के झगड़े क्या होते थे ना, दोनों परिवार मिलकर कहते थे नहीं साथ में रहना, दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब क्या, दोनों परिवार एक दूसरे को एक तरफ खींच रहे हैं, दोस्त तला कर रहा है यार सही कर रहा है तुम, एकदम गलत, ऐसा हो रहा है कि नहीं? तो क्या है कि कुछ कंडीशंस हैं जिसके अनुसार दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जिस दिन उस कंडीशंस में थोड़ा भी इधर उधर आया, खत्म। ऐसा ही होता है, ठीक वैसे ही होता है कंपनी का शेयर होल्डर्स का। कहने का मतलब पहले वहां पे इमोशन था, अब इमोशन नहीं, अब डॉक्यूमेंटेशन है नहीं? तो यहां पे क्या आप देखिएगा, कंपनी और शेयर होल्डर्स में ये ठीक उसी प्रकार से आज के रिश्ते के जैसा है कंडीशन के साथ। कंपनियां क्या करती है, अपने शेयर को किसके पास देती है, शेयर होल्डर्स को। लेट सपोज 100 का शेयर दी, लेकिन बोली कोई बात नहीं अभी आप मुझे 30 रुपए ही दो, टेंशन मतलब 70 रुपए जब मांगेंगे तो दे देना, लेकिन हमारा शेयर तुम तभी खरीदो जब हम मांगे तो तुमको देना पड़ेगा। कंडीशन हो गया यहां। अगर कंपनी मांगती है, उसके पीछे बहुत रूल्स है, अगर कंपनी शेयर होल्डर्स से पैसे मांगती है और शेयर होल्डर्स उसको ऑन टाइम देने से इनकार कर दे रहा है या नहीं देता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो कंपनी 3-4 बार और भी उनको नोटिस भेजती है। उसके बाद भी अगर कंपनी का वो बात नहीं मानते, शेयर होल्डर्स अपने शेयर का जो बकाया पेमेंट है वो नहीं करते, तो इन दैट केस कंपनी के पास ये राइट होता है कि राइट टू लियन, यानी कि वो क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। यानी कि राइट टू लियन का मतलब उनके अधिकार को खत्म कर देना। अब कंपनियां क्या करती हैं भाई, अपने शेयर को क्या करते हैं, उनके पास से ले लेते, और ये जो कंपनी और शेयर होल्डर्स का रिश्ता होता है टूट जाता है। तो वो शेयर, मैंने क्या बोला यहां पे, फॉरफिटेड शेयर का मतलब वो शेयर जो किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं करने के कारण, जनरली ये क्या होता है कि पेमेंट टाइम पे नहीं करने के कारण होता है। तो जब कॉल्ड अप अमाउंट को जब कोई भी शेयर होल्डर्स अपना पेमेंट नहीं करते हैं, इन दैट केस जब कंपनी उस शेयर को क्या करती है, राइट टू लियन कर लेती है, तो उसी शेयर को हम क्या करते हैं, फॉरफिटेड शेयर कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? सोच हमारा अलग हो सकता है, इसके लिए आप बुरा मत मानिए। हाँ, हाँ? हो गया?
ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे आधा घंटे का रेस्ट मिल जाएगा ना, ले लीजिए लोग आप लोग।